Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Banking Operation Semester 2 Unit 1 and Lecture 11. So today's topic is Reserve Bank of India Act 1934 Chapter 3. ठीक है, आज हम लोग क्या है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, RBI एक्ट का जो चैप्टर 2 था उसके बारे में डिस्कशन किया था. ठीक है, एंड आज क्या है, हम अपना जो है RBI एक्ट का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 3 उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि चैप्टर 3 में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं. ठीक है, तो अगर हम देखें चैप्टर 3 में फर्स्ट हमारा क्या बताया गया है, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन. ठीक है, आपका जो RBI एक्ट है उसका जो चैप्टर 3 है उसमें क्या बताया गया है, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस के बारे में बताया गया है. सो ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस है. ठीक है, क्या है, बैंक के पास ऑब्लिगेशन है किस चीज़ का, जो गवर्नमेंट के बिजनेस हैं उनको ट्रांजैक्ट करने का. ठीक है, तो जिसमें आपका द बैंक shall undertake to accept monies for the account of the central government and to make payments up to the amount standing to the credit of its account and to carry out its exchange, remittances and other banking operations including the management of the public debt of the union. ठीक है, तो आपका जो ये क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है आपका सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन RBI का. ठीक है, जो कि क्या है कि वो बैंक जो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो बिजनेस है उसको ये क्या है, ट्रांजैक्ट करने का काम करते हैं. ठीक है, तो जो बैंक है वो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है मनी किसके अकाउंट, किसके बिहाफ पे, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसमें वो क्या करती है, मनी को एक्सेप्ट करने का काम करती है. ठीक है, एंड उसके साथ में जो हमारे गवर्नमेंट हैं, जो अगर गवर्नमेंट को किसी को पेमेंट करना है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को किसी को पेमेंट करना है, कोई अमाउंट स्टैंडिंग है, ठीक है, क्रेडिट पे पड़ा है, तो वो क्या करेंगे, उसको पेमेंट करते हैं किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे. ठीक है, एंड उसके साथ में क्या करते हैं, एंड टू कैरी आउट इट्स एक्सचेंज है. ठीक है, एंड एक्सचेंज का भी काम करते हैं. ठीक है, जो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो ये उसका काम भी करते हैं. एंड रेमिटेंसेस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन है. ठीक है, और अगर किसी को रेमिटेंस प्रोवाइड करना होता है तो भी कौन करता है, RBI करती है किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे. और अगर किसी से रेमिटेंस मिलता है, ठीक है, तो वो भी डिपॉजिट कहाँ पे होता है, RBI ही करती है, उसको रिसीव करती है, उससे एक्सेप्ट करती है किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे. सो इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेब्ट द यूनियन, यहाँ तक कि वो क्या है कि जो क्रेडिट है, ठीक है, जो पब्लिक डेब्ट है उसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका RBI करता है. नेक्स्ट आपका हम देखें, सो क्या है, सो बैंक टू हैव द राइट टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस इन इंडिया. ठीक है, बैंक को क्या है, बैंक को राइट है कि वो इंडिया में गवर्नमेंट का जो बिजनेस है वो ट्रांजैक्ट कर सकती है. ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इंटरेस्ट द बैंक ऑन सच कंडीशंस एज मे बी एग्रीड अपॉन विद ऑल इट्स मनी remittance, exchange and banking transactions in India, and in particular shall deposit free of interest all its cash balances with the bank. ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, वो बैंक को अधिकार दे देती है ऑन सच कंडीशंस. ठीक है, उन कंडीशंस पे जो कि क्या हुई होगी, उन लोगों ने आपस में एग्री किया होगा. ठीक है, विद ऑल इट्स मनी, जिसमें क्या है, वो सारा का सारा जितना भी मनी होती है गवर्नमेंट की, वो सब किसके पास, जितनी भी मनी है, जो भी रेमिटेंसेस हैं, जो भी एक्सचेंज है, वो सारा काम, वो सारी चीज़ें परफॉर्म करने का राइट वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे देती है, RBI को दे देती है. ठीक है, एंड साथ में क्या है, वो जितना भी उसके पास कैश बैलेंसेस होता है वो सारी चीज़ें वो डिपॉजिट कर देती हैं किसके पास में, बैंक के पास में, एंड वो भी फ्री ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, उसमें वो किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. सेकेंड वन इज देखें तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इंटरेस्ट द बैंक
on such conditions as may be agreed with the management of the public debt एंड विद द इशू ऑफ एनी न्यू लोन्स। ठीक है, आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, वो बैंक को बोलती हैं कि उनको क्या है कि उस कंडीशन, जो भी कंडीशन एग्री हुई होंगी उनके बीच में, तो उसमें क्या है वो जो आपके बैंक हैं वो क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट की पब्लिक डेब्ट होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट का पब्लिक डेब्ट है उसको मैनेज करने का भी काम करते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ में वो क्या है, न्यू लोन्स भी इशू कर सकते हैं। थर्ड वन इज देखें तो इन द इवेंट ऑफ एनी फेलियर टू रीच एग्रीमेंट ऑन द कंडीशंस referred to in this section, the central government shall decide what the condition shall be है। ठीक है, तो अगर क्या होता है कि एग्रीमेंट जो हुआ था कंडीशंस का, ठीक है, इन द इवेंट जो इस एक्ट में जो कंडीशंस बताई गई हैं, इन केस अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता है या फिर कुछ फेलियर हो जाते हैं उसमें, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिर राइट होता है कि वो क्या है, वो कंडीशंस को डिसाइड कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज देखें तो एनी एग्रीमेंट मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड as soon as may be after it is made before parliament। ठीक है, तो क्या है, कोई भी एग्रीमेंट इस सेक्शन में जो है हो सकता है जैसे ही क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट से इशू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बैंक टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ स्टेट्स ऑन एन एग्रीमेंट है। अब ये स्टेट की बात हो रही है, तो द बैंक में बी एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अंडरटेक है। ठीक है, मतलब जो हमारी आरबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो वर्क करती है, बट अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट से भी उसका क्या है, कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो वो उनके लिए भी वर्क कर सकती है। सो ऑल इट्स मनी रेमिटेंसेस एक्सचेंज एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया इंक्लूडिंग इन पर्टिकुलर द डिपॉजिट फ्री ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स कैश बैलेंस विद द बैंक है। तो सेम फंक्शन, जो सारा वो फंक्शन क्या कर रही थी, सेंट्रल बैंक के लिए परफॉर्म कर रही थी, वो सेम फंक्शन क्या है, अगर 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 एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेब्ट ऑफ एंड द इशू ऑफ एनी न्यू लोन्स बाय दैट स्टेट है। ठीक है, so any agreement made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before parliament। जैसे पार्लियामेंट से वो एग्रीमेंट पास हो जाएगा वैसे ही वो क्या हो जाएगी, वो जो है कंडीशंस में इम्प्लीमेंट्स में आ जाएंगी। सो इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट्स मेड बिटवीन द बैंक एंड सर्टेन स्टेट्स बिफोर द 1 November 1956 है। सो any agreement made under section 21 or section 21A between the bank and the government of a state specified in the explained below and in force immediately before the first day of November 1956 shall as from that day have effect as if it were an agreement made on that day under section 21A between the bank and the government of the corresponding state subject to such modification। ठीक है, तो अगर क्या है, कोई भी एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, बैंक के बीच में या फिर गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसी टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। जब आपका क्या है, 1 November 1956 इमीडिएटली बिफोर, ठीक है, उसके जस्ट पहले जो भी एग्रीमेंट हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। इफ़ एंड बीइंग ऑफ अ कैरेक्टर नॉट अफेक्टिंग द जनरल ऑपरेशन ऑफ द एग्रीमेंट एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्टेट or in default of such agreement as may be made therein by order of the central government है। ठीक है, तो वो क्या है, जो भी एग्रीमेंट हुए होंगे उनके बीच में इसके पहले 1956 के पहले, तो अगर 1956 में जो भी चेंजेस किए गए, जो भी मॉडिफिकेशन किए गए, उसकी वजह से उन एग्रीमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा हुआ होगा, तो वो क्या है, वो सारे के सारे वैसे ही चलते रहेंगे।
नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखें दैट इज़ हमारा क्या है, राइट टू इशू बैंक नोट्स। ठीक है, अब आपका क्या है, आपका जो सेंट्रल बैंक है, आपका जो आरबीआई है, उसका एक सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन क्या है, राइट टू इशू बैंक नोट्स है। तो द बैंक शैल हैव द सोल राइट to issue bank notes in India and may for a period for which shall be fixed by central government on the recommendation of the central board। ठीक है, तो आपका जो बैंक है दैट इज़ आरबीआई, उसके पास क्या है, सोल राइट है, मतलब एक लौता क्या है, एक लौता बैंक है आपके कंट्री का जिसके पास क्या है, अधिकार है किस चीज़ का, इशू करने का, क्या, नोट्स। ठीक है, इंडिया में नोट इशू करने का अगर किसी के पास भी राइट है तो वो कौन है, आपका आरबीआई। ठीक है, एंड ये कब तक नोट इशू कर सकता है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे राइट दे रखा है, किसके रिकमेंडेशंस पे, सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशंस पे। करेंसी नोट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाइड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एप्लीकेबल टू बैंक नोट सेल अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशंस अपीयर्स है। ठीक है, तो तब तक क्या है, ये बैंक जो है वो क्या करता रहेगा, नोट इशू करता रहेगा जब तक कुछ कॉन्ट्रेरी एप्लीकेशंस नहीं आ जाते हैं, कुछ प्रोविजंस नहीं हो जाते हैं। ठीक है, जो एक्ट है उनमें कुछ अगर प्रोविजंस, कुछ चेंजेस नहीं हो जाते हैं तो तब तक क्या करेगा, आपका जो आपका आरबीआई है वही क्या करेगा, नोट्स को इशू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ इशू डिपार्टमेंट है। तो द इशू डिपार्टमेंट ऑफ बैंक नोट्स, अब आपका क्या क्या लगता है कि जो आरबीआई है उसका क्या एक ही कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करता होगा, नहीं। आपका जो आरबीआई है वहाँ पे क्या है, डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो जो नोट इशू का काम करता है वो कौन करता है, इशू डिपार्टमेंट। ठीक है, so the issue of bank notes shall be conducted by the bank in an issue the department which shall be separated and kept wholly distinct from the banking department, and the assets of the issue department shall not be subject to any liability other than the liabilities of the issue department as hereinafter defined in section 34। ठीक है, तो आपका क्या है, जो आपका आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो है जो नोट इशू करता है वो उसके लिए क्या है, उस बैंक का एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, नोट इशू का वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट हैं, बाकी जो बैंक की लाइबिलिटीज़ हैं वो अलग हैं, एंड आपके जो इशू डिपार्टमेंट की लाइबिलिटीज़ हैं, जो एसेट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वो किसी और से उनका मतलब नहीं है, और जो कि किस में डिफ़ाइन की गई हैं, सेक्शन 34 में। सो द इशू डिपार्टमेंट शैल नॉट इशू बैंक नोट्स to the banking department or to any other person except in exchange for other bank notes or for such coin, bullion or securities as are permitted by this act to form पार्ट ऑफ द रिजर्व है। ठीक है, तो जो इशू डिपार्टमेंट है वो किसी के लिए भी, ठीक है, क्या है, जो आपका इशू डिपार्टमेंट है वो किसी के लिए भी नहीं, मतलब किसी के लिए भी नहीं, क्या है कि वो किसी भी पर्सन या किसी भी बैंकिंग डिपार्टमेंट या किसी भी के लिए भी, जब तक कि आप कोई भी रिजर्व या बुलियन या कोई सिक्योरिटीज़ नहीं दे देते हैं तब तक वो किसी के लिए भी नोट को इशू नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आपका जो ये इशू डिपार्टमेंट है आरबीआई का, वो तब तक नोट इशू नहीं करता है जब तक क्या है कि उसे कोई रिज़र्व नहीं मिल जाता है। ठीक है, जब उसके लिए रिज़र्व रख दिया जाएगा तभी क्या करेगा, वो डिपार्टमेंट नोट इशू करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स। जो नोट्स हैं उनका डिनोमिनेशंस कैसे होता है। ठीक है, सो हम देखते हैं, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शंस 2 बैंक नोट शैल बी ऑफ द डिनोमिनेशनल वैल्यूज ऑफ 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड
50 rupees and 100 rupees, 500 rupees and 1000 and 5000 and 10,000 rupees, or such other denominational values not exceeding 10,000 rupees, as the central government may, on the recommendation of central board, specify in this behalf. ठीक है, तो डिनोमिनेशनल वैल्यूज़ की बात थी यहाँ पे, जो कि आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, जो आपके नोट्स हैं वो किन किन वैल्यूज़ में क्या है इशू होते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है, जो कि आपका क्या है डिनोमिनेशंस की बात हो रही है। तो जो कि डिफरेंट टाइप्स के नोट्स बताए गए हैं, जैसे 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, एंड जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है आपकी 10,000 रुपीज़ की है, ठीक है, जो मैक्सिमम लिमिट है अब तक वो कौन सी है आपकी 10,000 रुपीज़ है, जो कि किसने की है, किसके रिकमेंडेशन पे डिसाइड हुई है, जो आपका सेंट्रल बोर्ड है उसके रिकमेंडेशन पे डिसाइड की गई है, ठीक है, और अप्रूवल कौन देता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। So the central government may, on the recommendation of central board, direct the non-issue or the discontinuance of issue of bank notes of such denominational values as it may be specified in this behalf, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशंस के बिहाफ पे, ठीक है, क्या कर सकती हैं, डायरेक्ट कर सकती है नॉन इशू, ठीक है, मतलब वो बना कर सकती हैं इशू करने के लिए, या डिसकंटिन्यू कर सकती हैं बैंक नोट्स को, ठीक है, जो कि हमारा हुआ था डिनोमिनेशन डिमोनेटाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसके रिकमेंडेशन पे ऐसा करती है जो सेंट्रल बोर्ड है उसके रिकमेंडेशन पे, ठीक है, जब सेंट्रल बोर्ड रिकमेंड करेगी ऐसा कुछ करने के लिए, तब क्या है उसके रिकमेंडेशन पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ बैंक के जो नोट्स हैं उनको डिसकंटिन्यूएंस कर सकती हैं, उनको नॉन इशू कर सकती हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं हमारा फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स, ठीक है, जो बैंक नोट्स हैं उनके कौन कौन से फॉर्म हैं। सो द डिज़ाइन, फॉर्म एंड मटीरियल ऑफ बैंक नोट shall be such as may be approved by the central government after consideration of the recommendation made by central board, ठीक है। तो क्या है जो सेंट्रल बोर्ड है उसके रिकमेंडेशन के बाद में, ठीक है, पहले क्या करेंगे जो सेंट्रल बोर्ड है वो रिकमेंड करेंगे कि जो नोट्स हैं उनका डिज़ाइन क्या रहेगा, ठीक है, उनकी साइज़ क्या रहेगी, ये सब चीज़ें कौन रिकमेंड करेगा, आपके जो सेंट्रल बोर्ड है वो डिसाइड करेंगे, मतलब वो पहले देखते हैं वो सारी चीज़ें वो रिकमेंड करते हैं, देन अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है अप्रूव्ड करती है, ठीक है। पहले सब कुछ डिसाइड करने का काम कौन करता है आपका सेंट्रल बोर्ड करती है, वो रिकमेंड करती है, और क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है अप्रूव्ड करती हैं डिज़ाइन, साइज़ एंड ऑल। सो क्या क्या है जिसमें फर्स्ट आपका क्या है दैट इज़ लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ नोट्स है, ठीक है। तो पहला क्या है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 एवरी बैंक नोट शैल बी लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया इन पेमेंट और एन अकाउंट फॉर द अमाउंट एक्सप्रेस्ड देयर इन एंड शैल बी गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या है जो आपके जितनी भी जो नोट्स होते हैं वो क्या है जो इशू होते हैं वो क्या है एक लीगल टेंडर मनी होते हैं, मीन्स इसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है इंडिया में, ठीक है, और कोई भी एक्सेप्ट करने से इसे मना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्या है आपकी एक लीगल टेंडर मनी होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification in the Gazette of India declare that with effect from such date as may be specified in the notification any series of bank notes of any denomination shall cease to be legal tender save at such office or agency of the bank and to such extent as may be specified in the notification है, ठीक है। तो अगेन सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, आप एक ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो वह किसके रिकमेंडेशन पे कर रही है सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन पर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है जो आपका गेजेट है, ठीक है, आपका जो गेजेट होता है इंडिया का उसमें नोटिफिकेशन दे करके
कोई भी जो बैंक नोट है उनकी जो सीरीज़ होती है उसको वो क्या कर सकती है, डिनोमिनेशन कर सकती है, उसको वो क्या कर सकती है, उसकी जो लीगल टेंडर है उसे वो ख़त्म कर सकती है। ठीक है, मतलब अब क्या है, जो वो नोट्स होंगे अब उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हमारा हुआ था अभी जो डिनोमिनेशन, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारा 1000 पुराने 1500 के नोट्स थे वो क्या कर दिए गए थे, डिमोनेटाइज कर दिए गए थे, उनकी वैल्यू ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, तो ये क्या था, ये सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन पे होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोग इतना ही रखते हैं, और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी अभी चैप्टर 3 में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।